एनसीईआरटी के अंदर एक नोट दे रखा है, नोट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इमेजिन करो एक सेट ए दे रखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये जो ए सेट है इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, नहीं पढ़ा तो अभी बता रहा हूँ। 2 की पावर n एक फॉर्मूला होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो 3 है तो पावर 3 डलेगा, आंसर आएगा 8। तो ये फॉर्मूला हमारे को कह रहा है कि इस ए सेट के 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। अगर आप बनाओगे तो आप बनाओ तो एक बन सकता है, 2, 3, समझिए ना, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 एंड 3। और एक जो नल सेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट वो कहा जाता है। इसको टोटल आप गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ही बन रहे हैं, और फॉर्मूला डायरेक्ट ही आपको बताता है कि 8 आएंगे, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उसका हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है। किताब आपको कह रही है कि अगर इमेजिन करो कोई एक सेट है जी ए जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है पी, कोई सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है क्यू, ठीक है ना। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, हम बोलेंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट होंगे पी पी इंटू क्यू, जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, पी इंटू क्यू करके उसके अंदर इतने एलिमेंट होते हैं। किताब कहती है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर आप सबसेट्स बनाओ तो कितने सबसेट बन सकते हैं, तो बोले सबसेट का सीधा फॉर्मूला के हिसाब से बात की जाए तो 2 की पावर पी क्यू होगा, ठीक है ना। हमारी किताब ने ये चीज़ पढ़ाई है, कहती है कि रिलेशन जो होता है वो एक सबसेट ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ चेक वेक करके उतारे जाते हैं, तो वो उसके सबसेट ही तो होता है। और बोले हाँ, तो हम बोलते हैं कि अगर ऐसा है कि रिलेशन एक सबसेट ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ पे कि कितने सबसेट बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशंस की कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। जब हम किसी सेट से किसी सेट पर रिलेशंस बना रहे होते हैं तो उस सेट से उस सेट पर हम टोटल कितने रिलेशंस बना पाएंगे उसका एक कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है। और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल जो 9 दे रखा है उसको आप देख सकते हो। एक सेट ये दे रखा है 1 एंड 2 दे रखा है, ठीक है। एक सेट बी दे रखा है आपका 3 एंड 4, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने आप कितने बना सकते हो इस एक सेट से इस एक सेट पे। हमने कोई रिलेशन बनाना है तो वैसे तो हम बना सकते हैं, कोई रिलेशन बनाना हो, रिलेशन तो बनाने आती है, समझ गए ना। इसके एलिमेंट्स को एक्स बोलो, इसके एलिमेंट को वाई बोलो, और बना दो एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन। रिलेशन तो हम बनाना जानते हैं, लेकिन कह रहा है टोटल कितने बन सकते हैं रिलेशन वो बताओ। तो किताब कह रही है भाई टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो एक सबसेट होता है ना। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, हम कहते हैं भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, सीधा हम बता सकते हैं वो 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल 16 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 16 यहाँ पे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1, 3, 1, 4, ठीक है, 1, 4, फिर होगा आपका 2, 3 एंड 2, 4, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम कह रहे हैं 16 सबसेट बन सकते हैं, और एक रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है, तो हम कहते हैं कि 16 रिलेशंस बन सकते हैं। समझ गए ना ये क्या कैलकुलेशन किताब बात कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। इसके जो एलिमेंट्स उसको मैं एक्स से, और इसके जो एलिमेंट्स है उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो यहाँ पे मैं जैसे एक रिलेशन बना सकता हूँ y = x+1। ये जो रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ तो इस रिलेशन अगर आप बनाते हो तो इसमें आप 1 डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 डालने पे 1 डालोगे यू विल गेट 2 तो फिर आंसर तो यहाँ पे चाहिए ना। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1 अगर एम पे डाल रहे हो तो वो जो निकलेगा वहाँ आंसर वाले सेट में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे 1 डालने पे 2 मिल रहा है, पर 2 तो आंसर वाले सेट में नहीं है, तो वो मना करना है। तो इसीलिए हम बैटर ये होता है इसमें से चेक करो, बैटरी होता है इसमें से चेक करो क्या 1, 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 3 1 डालने पे 3 नहीं हो रहा, 1, 4 नहीं हो रहा, 1, 2, 3 नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं है, ये इसमें से कोई भी इसको नहीं रुक जाओ, 1, 3 नहीं कर रहा, 1, 4 नहीं कर रहा, 2, 3 कर देगा, 2, 3 कर रहा है, क्लॉटर 2, 3 कर रहा है, तो 2, 3 करेगा इस रिलेशन में, बस 2, 3 आ रहा है। तो बोलेंगे ये जो रिलेशन मैंने बनाया है, ये जो रिलेशन मैंने बनाया है इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं ना, पूरा आर सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट y = x+1 ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और मतलब इसका जो आपका रोस्टर फॉर्म है उसमें 2 and 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मतलब एक रिलेशन जो होता है उसका सबसेट ही होता है, तो एक ही आया। अब मैं दूसरा कोई रिलेशन बना दूँ, जैसे मान लो मैं बना दूँ x+2, तो इसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करोगे
सो आपका क्या बोलते हैं x+2 में 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा। 1 3 1 4 ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे इसको। अभी आपको समझ में आ रहा है ना, 1 3 1 4 दोनों कर जाएगा, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, ये इसका एक दूसरा सबसेट है। ऐसे आप जब भी कोई रिलेशन बनाओगे तो वो एक सबसेट होगा इसका, समझ गए, सबसेट कुछ उतरेंगे। तो कितने आप सबसेट्स बन सकते हैं उतने टाइप के फिर हम कह देते हैं रिलेशंस बन सकते हैं। समझ गए, एक जैसा मैं यहाँ पर रिलेशन बना दूँ, y इज ग्रेटर देन x, ये बताओ। इसमें आप बोलोगे इसमें भाई क्या बोलते हैं ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये भी सारे कर, इसमें पूरा वो जैसे एक सेट का सबसेट और पूरा भी होता है, तो वो पूरा वाला आ गया इसके अंदर। अभी वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम जब भी कोई रिलेशन बना रहे हैं तो उसके एक सबसेट उतर के आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि तो बेसिकली भाई कितने सबसेट बना सकते हो उसके, अगर आपके पास एक डायरेक्ट कैलकुलेशन है, सिंपल बोलो उतने फिर रिलेशंस बन पाएंगे इसके अंदर। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसमें और डिस्कशन पॉसिबल है, अभी मैं नहीं करना चाह रहा। मैं थोड़ा बहुत किताब में जितना पढ़ा है मैं उतना ही पढ़ाना चाह रहा हूँ। अभी आपको उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने मिटा दिया, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाकी, ठीक है। उसके बाद किताब में क्या बोलते हैं रिमार्क दे रखा है, तो नीचे कह रहा है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए। मैंने बताया था ऑन ए टू ए को ऑन ए कहते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 दे रखी है, इसको मैं भी नहीं करा रहा, जैसे मैंने कहा कि मैं सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन वगैरह सारे के साथ ही कराऊंगा, ठीक है ना। इस बार किताब के अंदर फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है, फंक्शंस। फंक्शंस मैंने आपको सिंपल समझा दिया था फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। और जब मैं वहाँ पे आपको समझा रहा था यहाँ पे फंक्शंस, तो मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़ाएगी कि एक्स और वाई के बीच में हम रिलेशंस बनाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ रिलेशंस ऐसे बनते हैं जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होता है, ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शंस कहते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था, ठीक है ना। तो मैंने बोलता रिलेशन बड़ी टर्म है फंक्शन से, जो भी आप एक्स वाई के बीच में कुछ बनाओगे वो एक रिलेशन कहलाएगा, लेकिन अगर उस रिलेशन में एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है तो वो फंक्शन कैटेगरी में उतरेगा, ठीक है ना। देखो किताब कैसे पढ़ाती है। आप फंक्शन का डेफिनेशन देखो, सीधा 5 दे रहा है, कह रहा है अ रिलेशन एफ, एक रिलेशन होता है एफ, ठीक है ना, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी सेट टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, जिसका सिंपल मतलब ये है, वो यही कह रहा है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। अगर ऐसा होता है एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट होते हैं तो वो रिलेशन कैटेगरी होता है। अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है तो वो फंक्शन कैटेगरी में रखा जाता है। सिंपल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाली बातें भी आपको थोड़ी बता देता हूँ, पर जो उसने पढ़ाई करा है, इन दिस सेक्शन वी स्टडी द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। जो एक स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। तो एक फंक्शन एक रूल की तरह होता है, एक फंक्शन एक रूल की तरह है जो कुछ गिवन एलिमेंट में से कुछ नए एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, निकालता है। कुछ गिवन एलिमेंट हम उसको देते हैं, उसमें से कुछ नए एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। कहता है देयर आर मैनी टर्म्स सच एस मैप और मैपिंग यूज टू डोनेट अ फंक्शन। तो कई लोग मैप और मैपिंग भी बोलते हैं फंक्शंस को। ये मैंने अंग्रेजों को ही बोलते हुए सुना है, मैंने इंडियंस में तो किसी को नहीं सुना, ठीक है ना। तो ये तो आप फंक्शन ही सुनोगे, किसी भी इंडियन टीचर से पढ़ोगे, ठीक है, छोड़ दो। फंक्शन आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नीचे जाके वो थोड़ा सा और पढ़ाता है, तो वो कहता है इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ इज रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। जो डोमेन हो जाता है वो ए हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं रिलेशन बताया था, रिलेशन किसी सेट ए से ए पे बनाया जाता है, तो ऐसे ए टू ए ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे वो वहाँ पे भी कह रहा है जब हम फंक्शन बनाएंगे तो किसी सेट ए से किसी सेट बी पे बनाएंगे, कोई हम फंक्शन जब बनाएंगे, ठीक है ना, तो रिलेशन एक फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। तो मैंने बस आर की जगह पे समझो जैसे एफ लिख दिया, मतलब वो एक रिलेशन वाली बातें चल रही है, लेकिन समझ गए रिलेशन जैसी जो सब हम रिलेशन में लिखते थे हम फंक्शंस में लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन ही होते हैं। तो फंक्शन में जो भी आपको बातें पढ़ाई गई है वो सीधी सीधी जो रिलेशन में बातें पढ़ाई गई है वो सीधी सीधी आप कह सकते हो फंक्शन में एप्लीकेबल रहती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं फंक्शन जो आप किसी सेट ए से
किसी सेट बी पे बनाते हो तो कहता है सेट ए जो होता है वो तो डोमेन हो जाता है। हम बोलेंगे ठीक है डोमेन, क्योंकि उसमें से वैल्यूज डलेगी, ठीक है ना। और डोमेन ऑफ द एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ हैव द सेम एलिमेंट सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो कहता है ऐसा नहीं होता कि दो जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन की तरह ही वो कह रहा है। तो समझो कि जैसे एक सेट ए रहेगा, जैसे 1 2 एंड 3, ठीक है ना, और एक सेट बी रहेगा सेट 10 20 एंड 30। ये सेट ए है और सेट बी है, ठीक है ना। वो कहता है जब आप एक फंक्शन के बारे में बात करोगे तो मान लो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, कि जब मैंने फंक्शन बनाया दैट y इक्वल टू 10x, ऐसे करके मैंने बनाया, ठीक है ना। और ये मेन होता है, बाकी इसके अगल बगल में वो सब जो लिखा होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, फंक्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, ये सारी बातें मतलब एक्स्ट्रा होती है। फिर क्या बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए है, वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स्ट्रा बातें होती है जो किताब आगे जाके खुद ही लिखना बंद कर देगी। आगे जाके बस आपको इतना सा देखने को मिलेगा फंक्शन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको, ठीक है ना। इसके अंदर आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं 110, ठीक है, 220, ठीक है, और 330 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें ऐसे कहते हैं कि नो टू पेयर्स, वो जो कह रहा है ना, दो किसी भी पेयर्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि पहला एलिमेंट सेम हो, क्योंकि 1 डालने पे अगर 10 मिला तो 1 डालने पे कुछ और नहीं मिलता। ये रिलेशंस के नॉर्मल जो रिलेशंस होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, एक नंबर डालने पे एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं, एक नंबर डालने पे एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं हो, फंक्शन में एक पे डालने पे एक ही आंसर मिलेगा, तो 1 डालने पे 10 मिल रहा, तो 1 पे आपको आगे कुछ और नहीं मिला होगा, किसी और पेयर में दोबारा 1 नहीं आएगा, आगे 1 नहीं होगा, आगे इधर आगे 1 लिखा हुआ 1 पे 10 है, तो 1 पे आगे कुछ और नहीं मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सिंपल वर्ड्स में आप यही बोलो कि एक इनपुट पे एक आउटपुट होता है, बस ये फंक्शंस होते हैं, और एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट होते हैं, वो रिलेशंस होते हैं। ये सबसे सिंपलीफाइड डेफिनेशन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें नोट करने तो नोट कर लेना साइड में, ठीक है ना, बाकी करते हैं आगे, ठीक है ना। कहता है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वो अगेन इमेज प्री इमेज की बातें कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताई। जो फंक्शन में जो आप फंक्शनिंग मशीन की तरह होगा, ठीक है ना, उसमें जो आप डालोगे वो प्री इमेज कहलाएगा, जो निकल के आएगा वो इमेज कहलाएगा। फंक्शन में भी ये होगा, ठीक है ना। जैसे अभी जो मैंने फंक्शन बनाया था उसमें मैं जब 1 डाल रहा हूँ तो मुझे 10 निकला, तो 1 प्री इमेज है, 10 उसका इमेज है। समझ गए ना, ऐसे करके कह सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हो, ठीक है। कहता है द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डोनेटेड एट एफ ए टू बी, एरो मार के लिखते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बाकी वो सारी बातें जो बताता है उसको सबको धक्का दो, सीधा एग्जाम्पल टाइम पे आ जाओ। यार कुछ तो लिख लो, कुछ तो लिख लो, बिल्कुल खाली छोड़ना तो अच्छा नहीं है, लो कुछ तो लिख लो। ठीक है, फंक्शन की बस डेफिनेशन लिख लो ये, ठीक है ना। जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा लिख लो। हम बोलते हैं रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a फंक्शन, एक रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है, उसके सेट ए सेट बी बनाया हुआ। कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, एक और केवल एक ही इमेज है, तो कहता वो फंक्शंस कहलाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फंक्शन रिलेशन के मैथमेटिकल आपको एग्जांपल याद रखने हैं, तो सिंपल ऐसे याद रखना, जैसे मैंने दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है, और y इक्वल टू रूट एक्स, ये एक रिलेशन है, इसको एक रिलेशन बोलना है। मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल देना तो ये देना, ठीक है ना, क्योंकि भाई इसके अंदर हम एक्स की एक वैल्यू डालते हैं उसका एक ही आंसर निकलता है। कई बच्चे कहते नहीं नहीं सर आप इसमें 2 डालते तो भी 4 मिलता है, और -2 डालते तो भी 4 मिलता है। अरे ये नहीं, इसकी दिक्कत नहीं है, इसको मना नहीं करा गया है, ऐसा मना नहीं कर रखा फंक्शंस के अंदर कि आप 2 अलग अलग इनपुट डालने पे सेम आउटपुट मिले, उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसके लिए मना ही नहीं है कि 2 डालने पे भी 4 मिल रहा है और -2 डालने पे भी 4 मिल रहा है, इसके लिए मना नहीं कर रखा। मना है कि एक आंसर डालने पे एक से ज़्यादा आंसर्स नहीं मिलना चाहिए, बस ये मना ही है, समझ गए ना। जो कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है रिलेशन पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे जैसे मैं 4 डालूंगा तो आई विल गेट -2 and 2 बोथ, तो ये रिलेशंस के एग्जाम्पल है, समझिए। मैथमेटिकल एग्जाम्पल याद रखना है, तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है और ये रिलेशन का एग्जाम्पल मैं और भी दूंगा फ्यूचर में, देखेंगे
कितना मतलब लेवल आता है उस हिसाब से मैं पढ़ाते जाऊँगा, ठीक है ना। किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, कह रहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइन ऑन एन। ऑन एन का मतलब समझ गए, कहते हैं रिलेशन बनाया गया, ऑन एन मतलब हो जाएगा, ऑन एन का मतलब हो जाएगा एन से एन पे, ठीक है ना। तो वो जो भी वो रिलेशन है उसके अंदर नेचुरल नंबर ही डालेंगे और नेचुरल नंबर ही निकलेंगे, मतलब समझ के ना, इन नंबर ही डालेंगे और आंसर भी नेचुरल नंबर में निकलेगा, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एन टू एन बनाया गया है एंड द रिलेशन आर डिफाइन ऑन सच दैट, कहता है आर जो रिलेशन है वो है सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, ठीक है ना। एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट भी नेचुरल नंबर से, आउटपुट भी नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। वो कह रहा है व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, कहता है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, कहता है इसका डोमेन को डोमेन वो क्या होगा और क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके अगर हम डोमेन के बारे में बात करें, इसके अंदर क्या क्या नंबर डाल सकते हैं, बोलेंगे नेचुरल नंबर, ये एक रिलेशन जो होता है मशीन की तरह होता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। एक रिलेशन भी एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। और वो भी क्या लेता है, नंबर्स लेता है और नंबर निकाल के देता है। किताब कुछ ऐसे रिलेशंस बनाती है जिसमें रिलेशंस के अंदर अल्फ़ाबेट डल रहे हैं, नाम डल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक जो रिलेशन होता है वो नंबर्स लेगा और नंबर्स ही देगा, ठीक है ना। हम बोलते हैं कौन से नंबर ही ले पा रहा है, अब डालने के लिए नंबर है नेचुरल। अब आपको ध्यान रखना है कि नंबर लेगा नंबर ही देगा, लेकिन हमने इसको सेट को एंड टू एंड बनाया, मतलब हमने अलाउ बस नेचुरल नंबर ही करें अभी, डलने में भी और निकलने में भी। तो इनमें से कौन से ले पा रहा है और कौन से दे पा रहा है वो देखना है आपको। तो बोलेंगे कौन से ले पा रहा है इनमें से, तो बोलेंगे 1 ले लेगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, मतलब इसमें कुछ भी डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर डाल दो। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगा, आप 2 डाल दोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऐसा कुछ, जैसे समझ गए ना। ऐसे 1/x करूँ उसमें मैं 0 डाल दूँ तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हाँ वहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ पढ़ हो रहा है क्या, अरे ऐसा कुछ थोड़ी हो रहा है, मैं 1 डाल दूंगा 2 डाल दूँ 3 डाल दूँ 4 डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन है ये सारे नंबर ले पा रहा है, देखो दे क्या पा रहा है आंसर में, हम बोलेंगे जब इसमें 1 डलेगा तो ये 2 देगा, जब 2 डलेगा तो ये 4 देगा, जब 3 डलेगा तो ये 6 देगा। सो बेसिकली हम कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये ईवन नंबर्स निकाल के दे रहा है, ये ले सारे नेचुरल नंबर रहा है लेकिन दे रहा बस ईवन नंबर से, ठीक है ना। सो इसको हम ऐसे कहते हैं कि इसका जो डोमेन है, इसको डोमेन जो है वो तो क्या है, पूरा नेचुरल नंबर्स है। इसका जो को डोमेन है, जो पूरा सेट जो आंसर में आ सकता था वो पूरा नेचुरल नंबर है, लेकिन आंसर में आया क्या, रेंज। इसका जो रेंज है वो पॉजिटिव के नंबर है। पॉजिटिव के नंबर को पहले मेरे को देख लें तो ये कैसे लिख पा रहा है, सेट ऑफ, उसने वो लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो दैट सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n, ऐसे लिख सकते हो। ये मैथमेटिकल तरीका होता है इवन नंबर को लिखने का कि x 2n है, मतलब डबल है किसी, ठीक है ना। और n बिलोंग्स टू n है, n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है कि n जगह पे 1 आएगा तो ये 2 निकलेगा x, n की जगह पे फिर 2 आएगा तो ये 4 निकलेगा। तो बेसिकली इसमें इवन नंबर निकलेंगे, या फिर नहीं लिखना ऐसे छोड़ दो, मत करो, कोई नहीं, लिख दो यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिख दो, सिंपल अगर करना है। अभी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा हायर लेवल पे लेके जा रहा था पर किताब में ऐसे लिख रखा, ठीक है ऐसे रहने दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, और हाँ ये तो भूल गए, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। और बोले हाँ ये फंक्शन है भाई, इसमें ऐसा है कि 1 डालने पे 2 मिलेगा तो 1 डालने पे कुछ और भी मिल सकता है, नहीं नहीं ये कुछ पंगे थोड़ी क्रिएट कर रहा है, तो नॉर्मल है, इसमें तो एक इनपुट पे एक आउटपुट होगा। तो वो लिखता है सिंस एवरी नेचुरल नंबर एन हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, तो एक मतलब एक आंसर पे एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होगा, तो कहता है ये एक फंक्शन है। इसको आप सिंपल ऐसे लिख देना एग्जाम के अंदर कि इन दिस रिलेशन, ऐसे लिख देना, मैं जगह नहीं मैं लिखनी, मतलब मुंह से बोल दे रहा हूँ, इन दिस रिलेशन 1 इनपुट हैज़ ओनली 1 आउटपुट, या फिर वो जो किताब जैसे बात लिखती है ये वाली बातें, वन एवरी एलिमेंट ऑफ, इसको आप मेरा वाला लिख देना, वो चल जाता है आंसर कि 1 इनपुट हैज़ ओनली 1 एंड ओनली 1 आउटपुट, एक इनपुट का बस एक ही आउटपुट है, या फिर 1 इमेज हैज़ ओनली वन प्री इमेज हैज़ ओनली 1 इमेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हर प्री इमेज की बस एक ही इमेज। किताबों वाली बातें लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे लिख के यहाँ पे आप कह देना कि एक फंक्शन हुआ फिर, क्योंकि इसमें एक प्री इमेज का एक ही इमेज है जिसको मैं इनपुट आउटपुट बोल रहा हूँ। किताब के तरीक़ों से लिखना तो प्री इमेज कैसे कह देना, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो स्टेट एंड स्टेट इन विच केस गिवन री। अच्छा वो पे फंक्शन है कि नहीं वो मांग रहा है, ठीक है ना। पहले जो उसने रिलेशन बना के दे रखा कह रहा है 2 1, ठीक है, 3 1 और 4 2 ये दे रहा है, ठीक है, 2 1 3 4, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो मैं बोलूँगा देखो ये बेसिकली रिलेशन है, ठीक है ना, मतलब इसका मेरे को रोस्टर फॉर्म बना के दे रखा है, लेकिन इसको मैं इमेजिन करूँ एक अगेन मशीन की तरह। सो बेसिकली इस रिलेशन में हुआ ही होगा कि 2 डालने पे 1 मिला है, 2 डालने पे 1 मिला है, समझ गया ना। 2 डालने पे 1 मिला, बोलेंगे ठीक है, और 3 डालने पे 1 मिला है। अब मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम होता है क्या? ऐसा मैंने बोलता नहीं होता ना प्रॉब्लम y = x² में कि 2 डालने पे 4 मिल जाता, -2 डालने पे 4 मिल जाता, वो दिक्कत का बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब 2 डालने पे 1 भी मिल रहा, 2 डालने पे कुछ और भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। एक 2 पे 2 आंसर है, ऐसा तो नहीं हो ना, 2 डालने पे 2 आंसर तो नहीं मिल रहे ना। अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। मतलब अभी तो इसमें है ना, अगर 2 डालने पे 1 मिल रहा, 3 डालने पे 1 मिल रहा, 4 डालने पे 2 मिला, हाँ ये फंक्शन कैटेगरी में आ गया, समझ गए ना। तो लिखता है सिंस 2 3 एंड 4 एलिमेंट ऑफ डोमेन हो जाएगा, आर हैविंग द देर यूनिक इमेज, उनकी यूनिक इमेजेस है, मतलब एक इमेज है, यूनिक का मतलब एक ही एक इमेज है, ठीक है ना। तो कहता है सिंस आर इज अ फंक्शन, तो एक फंक्शन कैटेगरी में आ गया। बाकी 2 मैं छोड़ रहा हूँ, खुद करना आप, ठीक है। 2 और दे रखा है, खुद से करना ईजी है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। एक डेफिनेशन नंबर 6 देता है, ये जो डेफिनेशन नंबर 6 है इसके अंदर वो बात करता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हाँ इसी के बारे में बात करता है। तो जिसमें वो कह रहा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, और एक कहता है रियल फंक्शंस, ठीक है ना। यहाँ पे रियल का जो मतलब है बेसिकली रियल नंबर से, रियल नंबर जो होते हैं उनसे, ठीक है ना। सो हम ये कहते हैं अगर ऐसा कोई फंक्शन है, हम बोलते हैं ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है ना, जिसका इनपुट तो कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो वैल्यूज निकल के आती है वो रियल नंबर्स होती है। रियल नंबर से रियल नंबर को कोई सबसेट, रियल नंबर को कोई सबसेट मतलब नंबर्स निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, उसकी जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो रियल है, तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसा फंक्शन जिसमें क्या बोलते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें डले भी रियल नंबर्स और निकले भी रियल नंबर, रियल नंबर को सबसेट मतलब नंबर ही डल रहे हैं, नंबर ही निकल रहे हैं, ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजिली आप बात कर सकते हो, y = x², इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अरे ये नंबर डलते नंबर निकलते हैं, तो ठीक है ना। इसके आप एग्जाम्पल लोगे तो आपको मतलब इजीली अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने पीछे देखे कुछ ऐसे उटपटांग मतलब किताब फंक्शन रिलेशन जो नाम वगैरह इनसे बना रही थी, तो ऐसे कुछ आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो, ठीक है ना। कि जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है ना, A B N C, और दूसरा मेरा एक सेट है 1 2 और 3, तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। इनके बीच में जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो 1 to ABC ऐसे अल्फ़ाबेट एनीथिंग नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डल रहा है, लेकिन निकलेंगे नंबर्स, तो ये जो फंक्शन होगा उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम 12 में कह रहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन। एक फंक्शन कह रहा है, एक फंक्शन बनाया गया एन टू एन, समझ गए ना, एन से एरो एन मतलब नेचुरल नंबर में इनपुट होगा, नेचुरल नंबर में आउटपुट होगा, ठीक है ना। कहता है कि फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू, अब आपको समझ में आया जो मैं आपको पहले कह रहा था बात, ये किताब शुरुआत में सारी बातें लिखवाती है कि फंक्शन ये है और ये है और ये है, लेकिन बाद में मैंने बोलती बस मेन बात ये होती है, और अब वो यही लिखवाना शुरू करता है, वो अगल बगल में लिखना बंद, खुद ही लिखना बंद कर देती किताब, कहते फंक्शन मेन बस ये फंक्शन है, वो सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, वो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, वाई वो सब नहीं लिखना, वो खुद ही बंद कर देती है, कहते वो तो अंडरस्टूड होता है, वो तो पता ही है आपको, तो वो खुद ही लिखना बंद कर देती है। तो जो मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था वहीं पे आ जाती है किताब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द गिवन टेबल, कहता है इस टेबल को कंप्लीट करो। टेबल में उसने यहाँ पे कुछ x की वैल्यू और कुछ y की वैल्यू रख रखी है, ठीक है ना। सो कह रहा है कि 1 पे 2 पे
3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बताना है। तो बेसिकली फंक्शन के अंदर 1 डालोगे, ठीक है ना। इसको लिख रहा है ना F1 लिख रहा है, F1 मतलब है कि फंक्शन के अंदर मैंने 1 डाल दिया है, ठीक है ना। F2 मतलब फंक्शन के अंदर मैंने 2 डाल दिया। तो 1 डालने पे क्या आंसर आता है, 2 डालने पे मतलब फंक्शन पूरे फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो y के क्या आंसर आता है वो आपसे डिमांड करो, जो आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे। 11वीं क्लास का बच्चा आराम से कर लेगा इस चीज़ को। इसको अगर रिलेट करना है तो आप यहाँ से रिलेट करो, जो मैंने आपको बताया था फंक्शंस होते हैं वो टेबल वैल्यूज ऑल दैट रिलेट कर सकते हो इससे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अच्छा टॉपिक है। जिसको किताब कहती है कि सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। कुछ फंक्शंस के बारे में बात करती है और उनके ग्राफ्स के बारे में बात करती है, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप होते हैं। तो आपको फंक्शन के टाइप पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो किताब कहती है पहला जो होता है, पहला किताब पढ़ती है एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन में हम कुछ इनपुट डालते हैं और कुछ आउटपुट निकलता है ना। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो डालो वही मिल रहा है, जो डाल रहे वही निकल के आ रहा है। वो उस जो चीज़ डलती है उसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं होती, वो वही बन के वही बाहर आ जाती है। समझ के आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसे याद रखना है। तो जो चीज़ डलती है उसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं होती, वो वैसे ही बाहर आ जाती है। तो मशीन ने जैसे कुछ किया ही नहीं इसके ऊपर, तो वही निकाल के आपको वापस दे देती है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो फंक्शन ऐसा करते हैं। और इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल जो होता है वही होता है आपका y=x। ये जो फंक्शन है y=x, f(x)=x कह दो। तो बोले इसमें ये फंक्शन है तो 1 डालने पे x1 को तो y1 मिलेगा, x2 को तो y2 मिलेगा, ये ठीक है ना। ये एक टाइप है फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन एक टाइप है, कैटेगरी है समझो। और भी आपको फ्यूचर में फंक्शन देखने को मिलेंगे ऐसे जिनमें ऐसा होता है कि आप जो डालते हो वही निकल के आता है। होते हैं और भी फंक्शंस, ठीक है ना, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसका आइडेंटिटी फंक्शन का एक समझो एक सिंपल एग्जाम्पल ही है आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है ना। अब वो इसमें वो थोड़ा पढ़ाया था, कहते हैं फंक्शन जो है ये फंक्शन R2R बना हुआ है, इसमें रियल, क्योंकि आप जब नॉर्मली इस फंक्शन लिख देते हो तो आप कोई भी नंबर डाल रहे होते हो, बेसिकली आप ब्रेन के अंदर आपको कहीं ना कहीं समझो अंडरस्टूड होता है अंदर अंदर ये कि हाँ मैं रियल नंबर डालूँ, कोई भी नंबर डालूँ, कोई भी नंबर निकलेगा। सो ये जो किताब बातें कर रही है कि जो फंक्शन है ये R2R बना हुआ है, ये बात हमारे ब्रेन के अंदर पहले ही फीड होती है यार, ये हमारे ब्रेन में चल रहा होता है कि हाँ ये फंक्शन में रियल नंबर डालूंगा और वाई में रियल नंबर्स निकलेंगे। तो जो बातें लिख रही है ये सारी बातें अंडरस्टूड होती है, समझ गए ना। हम ये सारी बातें लिखते हैं, हम मेनली यही फंक्शन लिखते हो, वो सारी बातें हमारे को पहले पता है। हाँ रियल नंबर डालेंगे, नंबर निकलेंगे, रियल नंबर कोई भी नंबर डालेगा, समझ गए ना। इसका किताब ग्राफ भी पढ़ाती है, तो कहते हैं ग्राफ अगर आप बनाओगे, समझ गए ना, जो किताब वहाँ पे कैरी आइडेंटिटी फंक्शन को लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन द रियल वैल्यू। एक तो रियल वैल्यूड फंक्शन कह रही है, पर रियल वैल्यूड फंक्शन बोलना गलत है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, इसमें रियल नंबर डाल रहा है, रियल नंबर निकल रहा है, तो रियल फंक्शन हो, रियल वैल्यूड वर्ड गलत यूज हो रखा है वहाँ पे, ठीक है ना। कहती है F(R2R) बना रखा है, एफ एक फंक्शन है जो R2R बनाया गया है, और फंक्शन है कि y=f(x)=x है और ईच x बिलोंग्स टू R। वो सारी बातें किताब कहती है, लेकिन वो कहती है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मोटा मोटा मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ कि y=x आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगी समझ में आ गया ना। ऐसे फंक्शन जो लेते हैं वही दे देते हैं, जो डलता है वही निकाल के वापस दे देते हैं। तो ये y=x इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और जब हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में अंडरस्टूड है कि इसमें हम कोई भी रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर निकलेगा। नॉर्मली जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम सारे नंबर्स पे ट्राई कर रहे होते हैं ना। तो ये y(x), ठीक है ना। तो बोलते इसका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, बताया ना आपको y=x का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है ना। सो किताब थोड़ा मतलब टाइप पढ़ा रही है, फंक्शंस के टाइप होते हैं, समझ फंक्शन के टाइप्स होते हैं, और टाइप पढ़ा रही है उसके साथ साथ उनके थोड़े ग्राफ्स वगैरह पे भी डिस्कशन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो टाइप है वो किताब पढ़ाती कहती है कॉन्स्टेंट फंक्शंस। कॉन्स्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन हम ऐसे कहते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर आप कुछ भी डालो वो एक फिक्स आंसर निकाल के देते हैं। उनका एक फिक्स आंसर है, वो वही देते हैं, चाहे कुछ भी डाल लो उनके अंदर, कुछ भी डाल लो कहता हम तो यही देंगे, यही निकाल के दूंगा, चाहे कुछ भी डाल लो। ऐसे फंक्शंस को हम कॉन्स्टेंट फंक्शंस कहते हैं। और इसके एग्जांपल आप समझो तो जैसे y= मैं लिख दूँ 5, y=5, हाँ 5, बस 5, तो हम बोलेंगे ये एक फंक्शन है। हाँ अगर आप इसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहो तो x⁻0 लगा सकते हो, तो x⁻0 1 बन जाएगा,
समझ गए ना, एक तरीके से इसको वाई एक्स का कुछ बनाना है, वाई एक्स का कुछ फंक्शन बनाना है तो एक्स की पावर 0 से जबरदस्ती लगा सकते हो, ठीक है ना। अब बोले ठीक है, मतलब वो फाइव ही रहा ना। हम बोलते हैं एक बात बताना, आप एक्स की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, मतलब 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 5 आया, बाई तो 5 आया। एक्स की जगह पे 2 रखोगे, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है ना, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 1, फिर 5 आया बाई, तो 3 रखूँ एक्स की जगह पे। तो बेसिकली आप एक्स की जगह पे कुछ भी रख लो, इसकी अगर आप टेबल बनाओगे तो आप एक्स की जगह पे कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, वाई का आंसर 5 5 5 5 कंटिन्यू 5 5 आ रहा है। तो ये ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जो कांस्टेंट आंसर निकाल के देते हैं। ऐसे फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बोलेंगे, इसका ग्राफ बनेगा जैसे यहाँ पे अगर मान लिया 5 है, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा 5 से होता हुआ, ठीक है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, मैं कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, एक्सिस के पैरेलल जाता है, ठीक है ना। हम बोलते हैं भाई 0 डाला तो भी 5, 1 डाला तो भी 5, 2 डाला तो भी 5, वाई 5 ही 5 आ रहा है, एक्स कुछ भी डाल लो, माइनस में डालो, कुछ भी डाल लो, तो ग्राफ ऐसा बन के निकलता है, ठीक है, समझ गए ना। थर्ड, ठीक है, थर्ड है आपका आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, जो आप छोटी क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उन्हीं को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। जो आप पढ़ते थे ना कि मैंने एक बना दिया भाई वाई इक्वल टू से 2x+1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3x+1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। वाई इक्वल टू से x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x+1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इन्हीं को, ये जो पॉलिनोमियल्स बोलते थे आप इनको, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, और फिर डिग्री बोलते थे, याद होगा ना आपको, इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 3 होती है, छोटी क्लासेस का टॉपिक है 9वीं 10वीं के। सो इन्हीं को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, इनको हम फंक्शन कह देते हैं। और आपको ध्यान होगा इन सबके आप ग्राफ वगैरह बनाते थे, इन्हीं की तरह ग्राफ आप सब बनते थे इनके, याद होगा आपको, ग्राफ वगैरह भी बनाते थे आप इनके, आपको याद होगा, ठीक है ना। इन्हीं को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है, समझ गए ना। जो जिनको आप नॉर्मल पॉलिनोमियल्स कहते थे उन्हीं को पॉलिनोमियल फंक्शन कह दिया जाता है, ठीक है ना। कहता आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उधर मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको सिंपल इससे याद रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे किताब पढ़ाती है टॉपिक जिसको किताब कहती है, हाँ, और पॉलिनोमियल्स में आपको ये वाली बात याद होगी, इसको किताब वो करा रही है तो मैं आपको लिख के दिखा दूँ। किताब कहती है मान लो आपने एक फंक्शन बनाया f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस में x² प्लस 2, ठीक है ना। और आपने दूसरा कोई फंक्शन बनाया है जिस फंक्शन को आपने g से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे हम करते हैं, एक फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई एक और फंक्शन बनाया उसको नाम दे देते हैं g, इसको g बोल देते हैं, g फंक्शन है, ठीक है ना। तो कहती है इमेजिन करो उसका, वो आपने लिखा है यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में अरे रूट x की ऐसी जैसे रूट x, ये कर दो, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं कि ये जो है ये तो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। आपको याद हो छोटी क्लासेस के अंदर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर x की पावर होल नंबर नहीं होती थी, यहाँ पे x की पावर रूट मतलब हाफ कंसिडर होगी। जब x की पावर होल नंबर होती है 1 2, ये 1 पावर है, ठीक है ना, 3 2 1, x की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर x की पावर होल नंबर है तो ही उसको पॉलिनोमियल कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, समझ गए ना, ये एक पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और इसको आपको मना करना है, ये एक पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मतलब ये समझे ना, इसका ये इसकी वजह से, क्योंकि एक्स की पावर वो हाफ वगैरह आ जाएगा, होल नंबर होनी चाहिए। तो वो छोटी क्लास के टॉपिक वैलिड होते हैं, वही जो पढ़ाया जाता है वही सब यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। छोटी क्लास में जो आप बोलते थे एक पॉलिनोमियल होता है, अगर एक्स का पावर होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल कैटेगरी में रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात को भी याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 करा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि डिफाइन फंक्शन, एक फंक्शन बनाया गया R2R, समझ ना, R2R मतलब रियल नंबर डालेंगे रियल नंबर निकलेंगे, तो ये रियल नंबर और रियल नंबर ग्राफ और आप भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। सारे रियल नंबर डालेंगे सारे रियल नंबर निकलेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली रियल नंबर टू रियल नंबर ही होगा यार, समझ गए ना। जब हम जैसे y इक्वल टू x² प्लस x में से लिख दूँ तो हमें वैसे ही होता है, रियल नंबर डालेंगे रियल नंबर निकलेंगे, तो वो ब्रेन में अंडरस्टूड होता है, रियल रियल ही होता है, समझ गए ना। हमारे को नॉर्मली रियल रियल ही होता है वैसे भी। तो कहता है कि फंक्शन क्या बनाया गया, फंक्शन बनाया गया y इक्वल टू f(x) इक्वल टू y लिख दो, f(x) इक्वल टू x² बनाया गया, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू R है, मतलब समझने x बिलोंग टू x एक रियल नंबर, ठीक है ना। वो कहता है कंप्लीट द गिवन
टेबल को पूरा करके दिखाना है, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, वो सब करके दिखाना है। तो टेबल आपको बनाना है, टेबल तो खुद से पूरी कर सकते हो। एक्स की वो अलग अलग वैल्यूज़ डाल के आपको एफ ऑफ एक्स का क्या आंसर है उसको फिल करना है। ये बहुत ईजी सी चीज़ है, एग्जाम में नहीं आएगी ये चीज़, छोड़ दो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए किताब पढ़ा रही है, वैसे नहीं आता, ठीक है ना। नीचे फिर उसका ग्राफ बनाते, ग्राफ में मैंने आपको कराया था, पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, मतलब जीरो से जाएगा ये, पैराबोला होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो वही वो ग्राफ बनाता है। और डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता रखा, तो कहता है डोमेन जो हो जाएगा एफ इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, जो डोमेन है, जो फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल एक्सिस है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे रियल नंबर्स के डोमेन है, ठीक है ना। जो पूरा एक्स एक्सिस ये डोमेन है, इससे पता चल जाता है पूरा एक्सिस डोमेन है, ठीक है ना। और कहता है कि जो रेंज है और एफ है वो एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब इसने ढंग से लिखा नहीं, ढंग से लिखा नहीं, रेंज ऑफ है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उसने वो मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया, खुद से समझने के लिए छोड़ दिया आपके ऊपर। लेकिन मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया था, इसका डोमेन ये रहेगा, रेंज ये रहेगा और को डोमेन ये रहेगा। पता नहीं क्या कर रही है किताब, ढंग से समझा सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं करा, छोड़ो। और द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन, छोड़ो, कोई नहीं, आगे बढ़ते, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 दे रखा है, कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एफ, वो फंक्शन दे रखा है R2R, वो R2R में नहीं लिख रहा, मेन फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्स क्यूब है और बिलोंग्स टू आर, क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ तो बहुत आसान है इसका, एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ बनाओगे, अब ग्राफ जो बनाने होते हैं ना, ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल वैल्यूज चाहिए होती है, थोड़ी टेबल वैल्यूज होगी तभी तो टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप प्लॉट करोगे, क्या वाई पे क्या एक्स आया, तभी तो ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है, मैं टेबल वैल्यू, चलो टेबल वैल्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आप जीरो डालोगे जीरो आएगा, वन डालोगे वन आएगा, टू डालोगे एट आएगा, थ्री डालोगे 27 आएगा, ठीक है ना। माइनस वन डालोगे वन, माइनस वन आएगा, ठीक है ना। माइनस टू डालोगे माइनस एट आएगा, माइनस थ्री डालोगे माइनस को 27 आएगा, समझ गए ना। मैंने इसमें फंक्शन में एक्स की जहाँ पे इनपुट हो रखे, वाई के जो वाई आएगा उसके वाई के सारे आउटपुट निकाल दी, ठीक है। और उसको आपको ग्राफ के लिए प्लॉट करना है, इसको ग्राफ के लिए आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, हमले जीरो पे जीरो तो ही आ गया, ठीक है ना। वन पे वन, वन पे वन समझो जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और टू डालने पे एट आ रहा है, तो मतलब टू यहाँ है तो एट, अगर वन यहाँ है टू यहाँ है तो एट लगभग काफ़ी ऊपर पड़ेगा, समझ गए ना। सो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ कहीं जाएगा जैसे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे माइनस वन पे माइनस वन यहाँ पे यहाँ आगे जैसे, तो माइनस टू डालने पे एट यहाँ, तो बेसिक इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा जाता है, कुछ कुछ ऐसा जाता है, कुछ कुछ ऐसी शेप होती है एक्स क्यूब के ग्राफ की, जो वहाँ पे उसने बना के दिखाया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और कुछ उसने डिमांड करा नहीं है वैसे, इसका डोमेन रेंज वो सब आप चाहो तो लिख सकते हो। तो इसका डोमेन अगर मैं बोलूँ तो देखो, इसका अगर आप ऐसे और आगे जाए जा रहा है, और आगे जाएगा और आगे जाएगा, मतलब एक्सेस में पूरा जाएगा, और पीछे की तरफ हमें पूरा एक्सेस में पीछे की तरफ भी जा रहा है, तो बेसिस इसका डोमेन पूरा आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो को डोमेन है वो पूरा आ रहा है, और इसका रेंज भी पूरा आ रहा है, क्योंकि ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, एक्सेस में नीचे भी जा रहा है, इसका रेंज भी आ रहा है, समझ के आगे बढ़ते। नेक्स्ट उसने पढ़ा रखा है, कहता है चौथा, तीन फंक्शन पढ़ाए उसने भी, पीछे पॉलिनोमियल तक पढ़ा दिया, अब कह रहा है एक होता है रैशनल फंक्शंस, ठीक है। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, तो ठीक है, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, तो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना, वो कोई दो फंक्शन के डिवीजन से बन रहा है, कोई ऊपर एच ऑफ एक्स है और नीचे कोई जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। ये बिल्कुल रैशनल नंबर जैसे होते थे, याद है आपको छोटी क्लासेस के अंदर रैशनल नंबर हम पढ़ते थे कि हम बोलेंगे कोई नंबर होना चाहिए जो पी बटे क्यू फॉर्म का होता है, वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। उसमें कंडीशन होती थी कि पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होता था। ऐसे यहाँ पे भी कंडीशन होता है कि ये जो दो फंक्शन के बटे से एक फंक्शन बन रहा है, वो दो बटे वाले फंक्शन पॉलिनोमियल होने चाहिए, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है नीचे भी एक पॉलिनोमियल है और वो बटे में आ रखे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, समझ गए ना। उससे आप लिंक कर सकते हो रैशनल नंबर से। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन होल थिंग डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो बोलेंगे देखो ऊपर क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो रैशनल फंक्शन, तो ये एफ ऑफ एक्स ये पूरा फंक्शन ये एक रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना।
अगर ऐसा आ जाए, मान लो जैसे मैं एक जी ऑफ एक्स फंक्शन लिख दूँ, जी ऑफ एक्स मैं जैसे एफ ऑफ एक्स एक और फंक्शन लिख दूँ यहाँ पे एक्स प्लस वन बटे में रूट एक्स, तो आपको बोला रहे ऊपर एक पॉलीमल है पर नीचे पॉलीमल नहीं है, ये रैशनल नहीं हुआ। ऊपर नीचे दोनों पॉलीमल होने चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होते थे ना वैसे डिमांड होता था, वैसे ही यहाँ पे चाहिए। समझ गए ना? बस बेसिकली आपको बोलना बटे वाले जो फंक्शन होते हैं उनको रैशनल फंक्शन कहते हैं, और बटे में पॉलीमल्स होने चाहिए, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल जो देता है वो एग्जाम्पल नंबर 15 देता है, मतलब वो इसके और भी एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल ये देता है, एक एग्जाम्पल किताब जो दे रही है, जिसको किताब 1/x ही देती है ना, 1/x ही देती है किताब, इसका एक एग्जाम्पल 1/x भी दे देती है। कहते हैं 1/x ये भी एक रैशनल फंक्शन है। तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या हुआ, ये तो नीचे तो चलो एक एक्स है, इसको लीनियर फंक्शन कह सकते हैं, ऊपर कैसे कह सकते हो, ऊपर थोड़ी लीनियर, ऊपर मतलब नीचे एक्स लीनियर फंक्शन पॉलिनोमियल है, ऊपर ऊपर कहाँ पॉलिनोमियल है, तो ऊपर ही पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ भी एक्स की पावर 0 चिपका सकते हो, डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल कह दोगे इसको। समझ गए ना? तो ऊपर कोई नंबर, सिंपल नंबर भी लिखा हुआ है 1 2, कोई भी एक नंबर भी लिखा हुआ है, और नीचे पॉलिनोमियल है ऐसे भी, तो उसे भी रैशनल फंक्शन कह देते हैं, वो भी एक रैशनल फंक्शन कैटेगरी में आता है। समझ गए ना? तो 1/x भी जो है वो एक रैशनल फंक्शन कैटेगरी में आएगा, ये एक रैशनल फंक्शन, ये भी एक रैशनल फंक्शन है। किताब सिंपल वाला रैशनल फंक्शन पहले लेती है, उसके ग्राफ वगैरह के बारे में बात करती है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल मुझे 15 ले रखा आपको आंसर, ठीक है। उसमें कह रहा है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x पे, ठीक है। फंक्शन का आप वो देखना, कहता है एफ जो है वो जब करता है, कहता है आर में से ये 0 घटा रखा है और फिर एरो मार के आर दे रखा है। तो बेसिकली वो यहाँ पे उसने क्या करा है, जो डोमेन वाला पार्ट होता है, डोमेन और कोडोमेन और रेंज के लिए होता है ना, ये तो कोडोमेन रेंज के लिए होता है, उसने डोमेन में से ना, डोमेन का सेट जो रियल नंबर उसमें से 0 हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि उसे पता है 0 यहाँ रखूँगा, 0 यहाँ रखूँगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये जो फंक्शन है ये 0 पे कोई आंसर ही नहीं दे पाएगा। समझ गए ना? ये फंक्शन को आप एक मशीन की तरह ट्रीट करो तो 0 लेके कोई आंसर नहीं दे पाएगी, ये नॉट डिफाइंड कहते हैं, 0 को कोई आंसर नहीं होता। 1/0 में क्या 1/0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये फंक्शन एक 0 पे कोई आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का अगर 0 पे कोई आंसर है नहीं तो उसको उसके डोमेन से बाहर कर देते हैं कि इसके डोमेन में 0 है ही नहीं। समझ गए ना? इसके डोमेन में 0 है, ये 0 ले ही नहीं पाता, उसके डोमेन से उसको बाहर कर दिया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई और फंक्शन थे ऊपर, जो फंक्शन थे वो सारे रियल नंबर ले पा रहे थे, और समझ गए ना, तो उसमें पूरा रियल नंबर था एक्स स्क्वायर में, वो सारे रियल नंबर ले सकता है, 0 1 2 3 4 प्लस माइनस सब ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये 0 नहीं ले पाएगा तो उसको हम उसके डोमेन से हटा देते हैं, बोले सारे रियल नंबर ले सकता है एक्सेप्ट माइनस करके हटा के 0 नहीं ले सकता, रियल नंबर के सेट में से 0 हटा दिए गए, बाकी सारे रियल नंबर ही ले सकता है। तो इसके डोमेन ये है, ठीक है ना, और को डोमेन और रेंज इससे निकल के आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। इसका वो आपको ग्राफ बना के दिखाता है, नहीं पढ़ा है इसने, मैं कुछ टॉपिक तो जहाँ पे पढ़ाए जा सकते थे इन्फिनिटी वगैरह, तो उसने डिस्कशन नहीं किया तो मैं भी नहीं कर रहा, तो बस मैं सीधा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। लाइन टेढ़ा लग रहा है बट छोड़ो कोई नहीं। वन बट एक्स अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो हम कहते हैं ये वाई डैश, ये एक्स डैश, वो टेबल बनेगी भाई, टेबल बनेगी, टेबल वैल्यू को हम प्लॉट करते जाएंगे, ग्राफ बनता जाएगा अपने एक्स और वाई, ठीक है ना। सो बोलेंगे जैसे मैं नंबर डालता हूँ, जो मैं शुरू के कुछ नंबर डाल, जैसे 0 तो नहीं डाल सकते, 1 डालो, 1 डालने पे 1 मिलेगा, ठीक है ना। 2 डालूंगा तो 0.5 मिलेगा, जैसे आप एक्स पे 2 डालोगे तो इस पूरे फंक्शन का जो आंसर आएगा, एफ का जो आंसर आएगा, वाई का जो आंसर आएगा 0.5, समझ ना। इसमें 2 डालोगे तो वाई का आंसर 1/2 0.5 आएगा, ठीक ना। और आप जैसे आप मान लीजिए जैसे 10 डालते हो, 1/10, 1/10 का आंसर आएगा 0.1, 100 डालोगे तो उसका आंसर आएगा 0.01। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जितना आप एक्स का बड़ा नंबर डालोगे ना, जितना आप एक्स में बड़ा नंबर डालोगे, वाई उतना छोटा होता चले जाता है, वाई उतना छोटा होता चले जाता है, समझ गए ना। और बोलेंगे अच्छा ऐसा है तो मैं अगर उल्टा करूँ तो एक्स में छोटे नंबर डालूँ, तो छोटे नंबर डालूँ, जैसे यहाँ पे करो, उसको टेबल को यहाँ पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, एक्स वाई, ठीक है ना, छोटे नंबर डालता हूँ मैं, छोटे नंबर डालना है तो समझिए ना, पहले मैंने 1 डाला, फिर 1 से, पहले मैंने 1 डाला फिर 1 से बड़े नंबर डाले, ठीक है ना। अब 1 से छोटे नंबर डालने हैं तो 1 से छोटे नंबर डालो, जैसे मैं 0.5 डालता हूँ एक्स की जगह पे, तो 1 में अगर आप 0.5 के बारे में बात करोगे तो आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर 2 आएगा, 2 0.5 कैलकुलेशन करोगे ना, 1/0.5 तो आंसर 2 आएगा, तो वाई का आंसर 2 आएगा। अच्छा अब लेंगे इसकी जगह पे 0.1 डालू, तो एक्स की जगह पे 0.1 डालू तो 0.1, तो 0.1 पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 आएगा, समझ गए। और छोटा डालो 0.01 डालो, 0.01 डालोगे तो पता आंसर कितना आएगा, 100। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो यार, एक्स का आंसर में जितना छोटा डाल रहा हूँ उतना वाई का आंसर बड़ा आ रहा है,
एक्स का आंसर जितना बड़ा डालोगे उतना वाई का आंसर छोटा आता है, वाई का आंसर, और एक्स का आंसर अब जितना छोटा डालोगे वाई का आंसर उतना बड़ा आता है। 1 से सारा खेल 1 से चल रहा है, ठीक है ना। 1 से जितना छोटा डालोगे उतना समझ गए ना कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसका एक जो 1 पे 1 तो ये आ रहा है, ठीक है ना। फिर 1 से मैं जितना बड़ा एक्स डाल रहा हूँ, जितना बड़ा मैं एक्स डाल रहा हूँ, वाई उतना नीचे आ रहा है, आंसर उतना नीचे आ रहा है, तो ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे झुकता हुआ जा रहा है। इसको ऐसे दिखा देते हैं। और जितना मैं क्या कह रहा हूँ 1 से कम आंसर डाल रहा हूँ, वाई का आंसर बड़े बड़े आ रहे हैं, तो 0.5 डाला तो वाई का आंसर 2 आया, 0.1 डाला वाई का आंसर 10 आया, ऐसे करके ग्राफ ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, समझ गए ना। तो ग्राफ कुछ कुछ हम कह देते हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे करके दिखाते हैं इसके ग्राफ को, इसकी ऐसी कम तैसी, ऐसे करके हम इसका ग्राफ जाता है। और सिमिलरली आप नेगेटिव साइड पे जब इसके ग्राफ के बारे में बात करोगे ना, जब मैं इसके अंदर -1 डालूंगा तो इसका -1 डाले पे -1 आएगा, जो कि यहाँ आएगा। और -1 के साथ ऐसा होता है कि -1 में जितना आप फिर -1 में ज़्यादा बड़ा नेगेटिव का आंसर डालते हो, पाई का आंसर इधर की तरफ खिसकता है और ग्राफ ऐसा जाता है। अब वो टेबल में वैल्यूज़ में कैलकुलेशन आप जैसे मैंने ये करके दिखाया आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो कुछ ऐसा जाता है ग्राफ, ठीक है ना, और साइड पे कुछ ऐसा जाता है। तो कुछ कुछ इसका ग्राफ जो होता है 1/x का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा नज़र आता है, मतलब वो थोड़ा स्ट्रेट सा हो रहा है, स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ी कर्वी शेप्स होती है, मतलब स्ट्रेट नहीं होता, कर्वी शेप्स होती है, कर्व्स होते हैं। कर्व कर्व मतलब कर्व्स, मतलब थोड़ा कर्व शेप्ड है, कर्व्स है, ठीक है ना, ऐसे कर्व में जाती है। 1/x का ग्राफ होता है, जो किताब पढ़ा रही है तो मैंने भी आपको थोड़ा समझा दिया, ठीक है ना। बाकी उसने और कुछ नहीं मांगा तो बाकी छोड़ दो उसको, ठीक है ना। आगे फिर हाँ ये अलग चीज़ें पढ़ाने स्टार्ट करती है किताब। तो एक टॉपिक किताब के अंदर पढ़ा रखे, जो किताब पढ़ाती है ये कौन सा है, ये मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हम बोलते हैं मॉड वाले फंक्शन। मॉड आप समझते हो, ये मॉड जो होता है इसे मॉड कहते हैं। और मॉड का मतलब ये होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो भी वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निकलता ही निकलता है। मॉड का मतलब ये होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आएगा, ये होता है। तो ऐसे फंक्शन जिनमें मॉड लगा होता है, ऐसे फंक्शन जिसमें मॉड लगा होता है, ऐसे फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। अब ये कैटेगरी है, समझिए ना, ऐसे बहुत फंक्शन हो सकते हैं, जैसे एक्स के ऊपर मॉड लगा हुआ है, x+1 पे मॉड लगा हुआ है, x² - 1 पे मॉड लगा हुआ है, तो बहुत फंक्शन हो सकते हैं जिन पे मॉड्स लगे हों, ठीक है ना, उनको मॉड वाले फंक्शन कहते हैं, मॉडुलस फंक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। किताब सबसे सिंपल लेती है, सिंपल कहती है एक्स पे सिंपल मॉड ले लो, पहले तो सिंपल से पहले इसको कर लो, ठीक है ना। तो एक्स पे मॉड के बारे में बात करती है, ठीक है। तो कहती है फंक्शन है f(x) = mod x, ठीक है ना। तो किताब कहते हैं अगर ये मॉड के फंक्शंस के बारे में बात किया जाए, सो हम ये कहते हैं कि मॉड का मकसद ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ देना है, ठीक है ना। फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन बेसिकली एक्स है लेकिन उसमें मॉड लगा हुआ है, फंक्शन बेसिकली एक्स है लेकिन उसमें मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। सो और हम बोलेंगे मॉड का मकसद क्या होता है, मॉड का मकसद ये होता है पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देना, ठीक है ना। सो इसका जब आप जैसे ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, ये y डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है ना। हमें कहते हैं कि भाई अगर ग्राफिकली अगर आप सोचो तो जब मान लो ये एक्स है, सिंपल फंक्शन एक्स है, उसमें मॉड लगा हुआ है, हम कहते हैं अगर आप एक्स के बारे में सोचो, एक्स में अगर आप समझ लो f(x) = x ऐसे सोचो, f(x) है, इसको सोचो, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या बोलते हैं, जैसे नंबर डालोगे 10 तो 10 डालने पे क्या मिलेगा, तो मतलब 10 डालने पे 10 ही मिलेगा, क्योंकि सिंपली तो y = x जैसा हो गया, 10 डालने पे 10 मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव मिला, 9 डालने पे 9 मिलेगा, पॉजिटिव मिला। अब लेकिन इस साइड का आप कोई भी नंबर डालोगे ना, आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। जैसे आप इस साइड पे आओगे ना, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, आप 0 के जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो ये जो f(x) = x है ना, ये आपको नेगेटिव आंसर देने स्टार्ट कर देगा जैसे आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, समझ गए। और मॉड का मकसद क्या होता है, मॉड का मकसद ये होता है भाई ये तो पॉजिटिव नंबर निकाल के देने, ठीक है ना। तो मॉड क्या करता है, मॉड समझो ऐसे करता है, मॉड फंक्शन को चेंज कर देता है। जिस पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव आंसर देने स्टार्ट करता है, मॉड फंक्शन को ही चेंज कर देता है। तो क्या होता है, हम बोलेंगे, हम ऐसे कहते हैं, मॉड का मतलब ये होता है, ठीक है, इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मॉड का मतलब ये होता है कि फंक्शन रहेगा x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, और फंक्शन ही -x हो जाता है
जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा कि जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नॉर्मल जो फंक्शन था, x जो फंक्शन है जिसपे मोड लगा पड़ा है, जो x जो नॉर्मल समझना y इक्वल टू एक्स आप कह सकते हो, y इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है वो इस साइड के किसी भी नंबर के लिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है, क्योंकि 1 डालो 2 डालो 3 डालो वो तो पॉजिटिव आंसर नहीं कर रहा है। जैसे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है वो ये फंक्शन नेगेटिव आंसर देने लगेगा। मॉड कहता है कि भाई आंसर पॉजिटिव देने हैं, तो मॉड फंक्शन को चेंज कर देता है, जैसे नेगेटिव आंसर आने लगते हैं वो फंक्शन को नेगेटिव का कर देता है, वो फंक्शन को नेगेटिव कर देता है, क्योंकि फंक्शन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव आंसर आ रहे हैं, फंक्शन भी नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। समझ के फंक्शन मॉड का क्या क्या होता है, मॉड फंक्शन को चेंज करता है। समझ गए, मॉड फंक्शन को मॉड जो होता है एक, समझ गए ना, कोई भी फंक्शन ले रहे हो, जैसे एक्स ले रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई भी फंक्शन ले रहे हो जिस पे अगर आपने मॉड लगा दिया है, जिस पे आपने करा अपने मॉड लगा दिया है, सो मॉड क्या करेगा, जिस पॉइंट पे वो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, जिस पॉइंट पे वो जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिस पॉइंट पे वो फंक्शन आंसर नेगेटिव देने स्टार्ट करेगा, मॉड उस पॉइंट पे उस फंक्शन को ही नेगेटिव माइनस कर देता है, एक्स को माइनस एक्स कर देता है। कहता है कि भाई ये जो फंक्शन है एक्स जो है ये इस इधर आते ही जीरो के लेफ्ट पे आते ही क्या बोलते हैं नेगेटिव आंसर देने स्टार्ट करता है, तो जीरो के लेफ्ट पे आते हुए कहता है जैसे ही एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगा एक्स की वैल्यू माइनस एक्स एक्स फंक्शन ही बदल के माइनस एक्स हो जाएगा, फंक्शन को माइनस का कर देता है ताकि वैल्यू जाएगी माइनस, फंक्शन हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो ऐसे ही होता है मॉड फंक्शन को हम ऐसे कह देते हैं सिंपल बिहेवियर चेंजिंग फंक्शन, ये अपना बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है ना। ये यहाँ तक के लिए जीरो का राइट हैंड साइड के लिए एक्स रहता है, ये फंक्शन जीरो के राइट हैंड साइड के लिए एक्स है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये माइनस एक्स हो जाता है। और माइनस एक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इसका जो मकसद है वो है पॉजिटिव वैल्यूज देना, तो ये फंक्शन माइनस एक्स हो जाता है ताकि वैल्यूज पॉजिटिव आए। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनता है, बोलेंगे 1 डालने पे 1 मिलेगा, 2 डालने पे समझ गए 2 डालने पे 2 मिलेगा, 3 डालने पे 3 मिलेगा, तो ग्राफ इस साइड पे ऐसे जाएगा। और यहाँ पे -1 डालने पे फंक्शन माइनस एक्स हो चुका होगा, तो -1 डालने पे +1 मिलेगा, क्योंकि समझ ना -1 डलेगा माइनस एक्स के अंदर तो +1 आया, -2 डालने पे +2 मिलेगा, समझ गए ना। तो ग्राफ इस साइड पे ऐसे जाएगा, तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे जाता है, ऐसा वी शेप बनाता है ग्राफ, जो किताब में आप देखोगे ना। अब आपको मॉडलस फंक्शन समझ में आ रहे होंगे, मॉड वाले फंक्शंस। मॉड फंक्शन आपको फ्यूचर में जब 12th क्लास में जाओगे तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे, अभी तो ज़्यादा इन पर डिस्कशन है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मॉड फंक्शन आपको समझ में आ रहे, मॉड वाले फंक्शन जिनको मॉडलस फंक्शन कहते हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं बिहेवियर चेंजिंग फंक्शन, अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जैसे एक्स जीरो के साइड पे जैसे ये फंक्शन है, ये एक्स रहता है और एकदम से जीरो के लेफ्ट पे आती है, जैसे लेफ्ट आता है तो एकदम चेंज हो जाता है, तो माइनस एक्स हो जाता है। और माइनस एक्स क्यों हो जाता है, सो दैट वैल्यू इज पॉजिटिव आए। मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा अभी, क्योंकि आपके 11th में इतना तो पढ़ा भी नहीं रखा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मॉडलस फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। आगे अगर हम बढ़े तो कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शंस क्या होते हैं, तो वो कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, 0 है और -1 है, ठीक है ना। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जैसे मॉडलस फंक्शन में बिहेवियर चेंज करता है, वो जीरो के राइट हैंड साइड पे एक्स होता है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स हो जाता है। सिग्नम फंक्शन अपना 2 बार बिहेवियर चेंज करता है, वो कहता है कि मैं जीरो जब ग्रेटर देन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मैं 1 रहूँगा, जिसको आप ग्राफ के लिए ऐसे कर सकते हो। ये फंक्शन ऐसे कह रहा है कि जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, इस साइड पे रहेगा जब एक्स, तो कह रहा है तब तो मैं रहूँगा 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, समझ गए ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब 1 ही मिलेगा आंसर। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसे जाता है, यहाँ पे जैसे 1 है तो ऐसे जाता है, समझ गए ना। और बोलेंगे वो कहता है कि जब एक्स की वैल्यू 0 होगा तो मैं 0 हो जाऊँगा, 0 पे 0 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके यहाँ पे आपको ऐसे खाली छोड़ के दिखाना है, खाली, कि भाई समझ गए ना, वो जो एम्प्टी छोड़ते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये खाली छोड़ने का रीज़न आई होप आपको पता होगा, और जो फर्स्ट चैप्टर उसमें सीखते हैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वो करते हैं ना, कि यहाँ पे ए बी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो इसमें भर देते हैं और उसको ओपन छोड़ देते हैं जो इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारे को ना 0 पे आंसर, मतलब 0 पे आंसर यहाँ मिल रहा है, 0 पे आंसर वहाँ नहीं मिल रहा। वहाँ पे अगर आप कोई बंदा सोचे 0 पे आंसर 1 आ रहा है, नहीं 1 वहाँ पे खाली है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 0 पे आंसर 0 मिल रहा है, समझ गए ना। वो ग्राफ में आप देखोगे, ग्राफ का आंसर बैक साइड पे वो खाली छोड़ता है, वहाँ पे वो खाली छोड़ना है, ठीक ना।
और ज़्यादा वैसे इन फंक्शन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया किताब के अंदर, तो मैं भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। मॉडुलस फंक्शन वगैरह ये आपको 12th वगैरह में काम आते हैं, तो इन पे मैंने डिस्कशन करके आपको समझा दिया, ठीक है ना। और हम बोलते हैं, वो कह रहा है जैसे एक्स का वैल्यू नेगेटिव होएगा तो मैं -1 बन जाऊँगा। सो हम कहते हैं ऐसे बनेगा, ये -1 है, यहाँ पे भी खालीपन दिखाना है वो, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आए तो ये हम कहते हैं ये सिग्नम फंक्शन होता है। इस पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो MCQs वगैरह में आएगा, क्योंकि किताब में इतना डिस्कशन नहीं कर रखा था इस पर, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपको वो फंक्शन समझ में आ रहा होगा। जैसे मॉडल फंक्शन एक बार बिहेवियर चेंज करता है, 2 बार बिहेवियर चेंज करता है। ये कहता है जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी तो मैं 1 रहूँगा, जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं 0 दूंगा आंसर। मैं फंक्शन ही मतलब फंक्शन ही मैं 0 बन जाऊँगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रहा था, मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाऊँगा। बिहेवियर चेंज होगा, फंक्शन बदल जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की जगह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे फंक्शन की एक्स की वैल्यू नेगेटिव स्टार्ट होगी तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 बन जाएगा, फंक्शन ही चेंज हो जाता है। तो फंक्शन 2 बार अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है ना। लास्ट इसको पढ़ा दूँ, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कशन करना चाह रहा इन सब चीज़ों पर, क्योंकि रहने दो, छोड़ो। रियलिटी बात आपको बताऊं तो चलो रहने दो, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये नाम में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब ये होता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन ऐसे, ये एक ऐसी मशीन है, समझो ये एक ऐसी मशीन है, ये फंक्शन एक ऐसी मशीन होता है जो कहता है कि मेरे अंदर आप जो भी नंबर डालोगे ना, ये नंबर ही डलते हैं, इसमें नंबर ही निकलते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो भी हमने फंक्शन के टाइप पढ़े सारे नंबर वाले फंक्शन है, ठीक है ना। जो भी हेडिंग हमने डाला था ना, जिसने क्या हेडिंग लिया था, कहाँ चले गया, जैसे बोलते हैं ना सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, तो यहाँ पे जो फंक्शन कहते हैं सारे रियल फंक्शंस लिए हैं, नंबर वाले फंक्शंस ही लिए हैं, मैथ वाले फंक्शन लिए, ठीक है ना। सो ये जो फंक्शन मैं कह रहा हूँ ये भी ऐसे फंक्शन नंबर लेगा, नंबर ही देगा, लेकिन ये फंक्शन ऐसे कहता है कि मेरे अंदर आप जो भी नंबर डालोगे ना, मैं आंसर में दूंगा अभी तक जो सबसे बड़ा इंटीजर आया होगा ना वो दूंगा आंसर में। आप मेरे अंदर कोई भी नंबर डालना, मैं आपको आंसर में दूंगा जो अभी तक सबसे बड़ा इंटीजर आया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आया होगा वो दूंगा आंसर, ठीक है ना। ग्राफिकली आप समझो। ग्राफिकली में इसको ऐसे कहते हैं कि भाई जैसे ये 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ठीक है ना, यहाँ -3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ठीक है ना। ग्राफिकली हम ऐसे कहते हैं कि भाई जब हम जैसे आंसर्स डालेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर डालेंगे, मतलब हम यहाँ से आंसर डालते आगे आगे बढ़ते आते हैं। किसी फंक्शन में जैसे आपको आंसर डालना है ना, तो आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर डालोगे, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा अगला नंबर डालते जाओगे ना। तो इसमें अगर आपको जैसा इमेजिन करना, तो आप कैसे इमेजिन करना, तो आप यहाँ से नंबर डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते रहो, और नंबर इस फंक्शन के अंदर डालते जा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे आपको इमेजिन करना, ठीक है। तो हम कहते हैं इस फंक्शन के अंदर जैसे मैंने 3 डाला, -3 डाला, तो फंक्शन कहता है कि मैं तो भाई अभी तक सबसे बड़ा इंटीजर आया होगा वो दूंगा, तो -3 डाल दिया अगर आपने, तो कहता है -3 डाल दे, तो -3 आ चुका है, सबसे बड़ा इंटीजर -3 हुआ, ठीक है ना। तो फंक्शन आपको -3 दे देगा, -3 दे देगा। यार -3 तो ज़्यादा ले लिया, -2 ले लो, -2 ले लो, -2 जैसे आपने इसके अंदर डाला, -2 इसके अंदर आप डाला, तो फंक्शन कहता है -2 आ चुका है, तो -2 दे देगा आपको आंसर में, ठीक है ना। -2 डालने पे -2 दे देगा, यहाँ पे ये दे देगा, -2 डाला, -2 पे -2 ये आ गया पॉइंट, समझ गए ना। -2 डालने पे -2 ये दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। फिर फंक्शन कहता है अब इसके अंदर आप इससे आगे के नंबर डालने लगोगे, जैसे माइनस का 1.9, 1.8, 1.5 माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 1.4, 1.2, फिर माइनस का बनाएगा ऐसे करके ना। तो अब बीच में जब ये नंबर डालते हो, ये नंबर डालते हो, माइनस का 1.9, 1.8 डालते हो, तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है मैं तो दूंगा वो जो सबसे बड़ा इंटीजर आया होगा। तो -1.9 डाला आपने, कह रहा है अभी तक सबसे बड़ा इंटीजर तो -2 आया था ना, क्योंकि हम पीछे से नंबर आगे की तरफ डालते हुए आते हैं ना। तो कह रहा अभी तो सबसे बड़ा इंटीजर -2 आया था ना, तो -2 दूंगा। तो -1.9 डालने पर भी -2 ही देता है। फिर बोलेंगे माइनस का 1.8 डालूंगा तो भी -2 ही देगा। ये आपको कंटिन्यू इस बीच में जितने भी नंबर डालोगे सबके लिए -2 ही देगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर अभी तक -2 आया होता है। यहाँ से समझना इंटीजर की वैल्यू बढ़ रही है, छोटा है, ये बड़ा 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 है, इंटीजर बड़ा है ना। इस साइड पे जाते आते इस साइड पे जाते थे वैल्यूज बढ़ रही, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, समझ गए ना। लेकिन जैसे ही आप -1 डालते हो, -1 डालते तो -1 आ गया, तो मैं -1 दूंगा। तो -1 पर डालते आपको -1 देता है, तो -1 डालते आपको -1 देगा, समझ गए, यहाँ पे देगा।
और फिर -1 देगा, फिर हम बोलेंगे उसके बाद माइनस का वो 0.9 0.8 0.7 सब डालूंगा, तो उसके अब -1 ही दूंगा, तो सबसे बड़ा -1 ही आया ना, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर तो -1 ही आया ना, तो ये -1 ही देगा आपको। समझ गए ना। हम यहाँ पे ऐसे वो गैप छोड़ते हैं, ये खालीपन दिखाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, 1 पे आंसर यहाँ नहीं, 1 पे आंसर यहाँ, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे खाली है। -1 पे इसने -2 नहीं दिया था, -1 पे इसने -1 दिया था, वो दिखाने के लिए, ठीक ना। फिर लेकिन जैसे आप इसमें 0 डालोगे तो 0 पे बोलेगा अब 0 आ गया, तो कहता है अब 0 आ गया, मैं 0 दूंगा। फिर आप 0.1 डालो, 0.2 डालो, 0.3 डालो, कहता है आप तो मैं 0 दूंगा, 0 दूंगा, 0 दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 0 डालने पे आपको यहाँ पे 0 देगा, ठीक है ना। फिर आप ऐसे जाओगे, फिर यहाँ पे खाली, समझ गए ना, खाली, ठीक है। फिर आप जैसे इसमें क्या बोलते हैं 1 आ जाएगा, तो 1 आने पे आपको 1 दे देगा, ठीक है ना। फिर इसके बीच में 1 ही 1 देगा, फिर 2 डालते कहते अब तो मैं 2 दूंगा, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे कुछ CDC बनाता है, ये ऐसे कुछ CDC बनाता है। इट्स लुक लाइक कि चाबियाँ हैं, जैसे चाबियाँ होती है ना, चाबियाँ होती है, देखा ना, मतलब मूवीज़, पुरानी मूवीज़ चाबी होती है, चाबियों की एक CD है, ऐसी बनाता है कुछ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का क्या मतलब होता है? अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये फंक्शन के प्लस माइनस के बारे में बात कर रहा है। जैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये कहता है क्या फंक्शंस को भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ऑपरेशंस, फंक्शंस के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा है। फंक्शन के साथ आप क्या कर सकते हो, मतलब फंक्शंस को आप प्लस माइनस कर सकते हो क्या, उस बारे में बात किया जाता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं हाँ हम कर सकते हैं, और ये बहुत आसान होता है, ठीक है ना। जैसे पहला अगर मैं बात करूँ एडिशन के बारे में बात करूँ, किताब पे ध्यान मत देना, किताब जो पढ़ा रही है उस पर ध्यान मत देना, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। वो कहता है आपको दो फंक्शन है एफ और जी, उनका प्लस करना है, उसका प्लस ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब उनके प्लस का एक्स निकालना है। तो जिसको हम ऐसे कहते हैं, किताब ऐसे कहती है एफ ऑफ एक्स में आपको सीधा जी ऑफ एक्स प्लस कर देना है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एग्जाम्पल लो। जैसे आपको कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है से 2x, आपको कोई जी ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है से 3x प्लस 1, ठीक है ना। हम कहते हैं क्या f प्लस जी आ जाएगा, सर आप f प्लस जी बनाना, f प्लस जी ऑफ एक्स, समझ गए। इन दोनों फंक्शन को जोड़ के x, तो बोलेंगे जोड़ना है, मतलब जोड़ दो, मतलब 2x में आपको 3x प्लस 1 ऐड कर देना होता है, समझ में आ रहा ना आपको। तो को कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x प्लस 1। हाँ ये जोड़ के, दोनों फंक्शन जोड़ के, ये मैंने f और g को जोड़ दिया, जोड़ के इन दोनों को जोड़ के जो f प्लस जी ऑफ एक्स आया वो ये फंक्शन है। इसे हम कहते हैं दो फंक्शन का एडिशन करना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं सर ये जो फंक्शन के एडिशन वाइडिशन कर रहे हैं इसका क्या यूज़ है, ये कहाँ पे काम आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ में आए। जैसे इमेजिन करो कि कोई लड़का है, ठीक है ना, कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, ये कोई सुपर हीरो है या कोई हीरो है, वो भाग रहा है, ठीक है ना। तो जो भाग रहा होगा कि उसके भागने कोई फंक्शन हो सकता है, अब बोले हाँ उसके भागने कोई फंक्शन हो सकता है। भाई आपको समझ में, उसके भागने कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। सो मान लेते उसके भागने का फंक्शन है 2x, ठीक है ना। और बोलेंगे इमेजिन करो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन समझ लो कोई ट्रेन है, ठीक है ना। उस ट्रेन का जो रनिंग का फंक्शन है दैट इज़ 3x प्लस 1 है, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। अब इमेजिन करो कि उस ट्रेन के ऊपर, उस ट्रेन के ऊपर वो हीरो भाग रहा है। अब ट्रेन के ऊपर अगर वो हीरो भाग रहा है तो ये ट्रेन का डिस्टेंस टाइम फंक्शन था, हीरो का डिस्टेंस टाइम फंक्शन था। अब ट्रेन के ऊपर अगर वो बंदा ट्रेन के डायरेक्शन में उसके साथ ही भाग रहा है, तो दोनों के, तो अगर वो भाग रहा है तो मतलब वो तो हीरो तो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा ना फिर, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ रही है और ट्रेन के साथ, ट्रेन के ऊपर वो भाग रहा है, तो ये दोनों फंक्शंस ऐड हो जाएंगे और इन दोनों फंक्शन के ऐड से एक फंक्शन बनेगा जो अब हीरो की डिस्टेंस टाइम फंक्शन बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एडिशन करना पड़ेगा। और इमेजिन करो कि ट्रेन अगर इधर चल रही है, हीरो इधर भागे, तो देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आपको घटाना पड़ेगा कि ट्रेन इधर जा रही है और हीरो इधर जा रहा है। ट्रेन का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है, हीरो का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है। मैं अगर इन दोनों फंक्शंस को घटा दूँ तो मेरे को एक डिस्टेंस टाइम फंक्शन मिलेगा जो इस सिचुएशन में, अगर ट्रेन इधर जा रही है और हीरो इधर जा रहा है, इस सिचुएशन का डिस्टेंस टाइम फंक्शन होगा हीरो का। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया। तो मतलब जैसे एडिशन होता है वैसे सेम सब्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकालना, ऐसे बोलेगा आपको, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स में से सिंपल आपको जी ऑफ एक्स घटा देना होता है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया, तो मैंने एफ ऑफ एक्स के लिया था 2x, ठीक है। मैंने जी ऑफ एक्स के लिया था क्या बोलते हैं 3x माइनस 1। सो मेरा जो एफ माइनस जी ऑफ एक्स आएगा वो आपका आएगा क्या बोलते हैं 2x माइनस 3x माइनस 1, दैट इज़ माइनस x माइनस 1,
आई बात को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इनका रिजल्टिंग फंक्शन है। हीरो के केस में आप कह सकते हो कि -x-1 इसका डिस्टेंस टाइम फंक्शन आया, तो मतलब मेरे को समय के साथ ही आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रेन तेज जा रही है। ये जितना तेज उल्टा भाग रहा है, ट्रेन इससे तेजी से आगे जा रही है, समझ गए ना। जितना तेज उल्टा भाग रहा है उतना ट्रेन उससे ज़्यादा तेज से आगे जा रही है, तो मेरे को आगे बढ़ते की बजाय ना पीछे जाता हुआ नजर आएगा। इसका डिस्टेंस टाइम फंक्शन माइनस में आ रहा है। आई होप आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे जितना समझ में आ रहा है ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर और अच्छे एग्जांपल्स दो, तो मैं और अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाकी वो कहता मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे होता है, मतलब एफ इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में बात करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब ये मेरे हीरो वाले एग्जाम्पल में फिट नहीं बैठेगा, इसके लिए कोई और एग्जाम्पल आप दिमाग में सोचो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा अच्छा एग्जाम्पल बैठेगा जहाँ पे फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का सिचुएशन अराइज होगा, ठीक है ना। सो उसमें हम यही कहते हैं कि आपको क्या करना है। इस एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ एक्स हमने ले रखा है 2x, ठीक है ना, और जी ऑफ एक्स ले रखा है अगर हमने 3x+1। सो एफ इंटू जी ऑफ एक्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 2x को मल्टीप्लाई कर देना होता है सिंपल 3x+1 से, जो कि मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 6x² प्लस में 2x, ये आपका आंसर आएगा। तो ये f इंटू जी ऑफ एक्स आ गया। और सिमिलरली ऐसे डिवीजन होता है, समझ गए ना। f बटे जी ऑफ एक्स आपसे मांगा जाएगा, तो कुछ नहीं करना होता है, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना होता है। जो हमारे एग्जाम्पल के अंदर एफ ऑफ एक्स मेरा है 2x, ठीक है ना, जी एक्स है मेरा 3x+1। तो इसका कुछ हो सकता है नहीं, तो बस यहीं लिख के छोड़ देना है कि ये मेरा एफ बटे जी ऑफ एक्स आ गया, मेरे जो एग्जाम्पल है उसका। एफ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 16 करवाता है, देखो कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x² एंड जी एक्स इक्वल टू 2x+1 बी टू रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब उसमें नंबर डाले, नंबर निकाल रहे हैं। कह रहा है फाइंड, अब f प्लस जी निकालो, एक्स एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स और एफ डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, मैं बहुत डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना, और जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है 2x+1, ठीक है ना। तो अगर आप f प्लस जी ऑफ एक्स निकालोगे तो वो कितना आएगा, x² प्लस में 2x+1। f माइनस जी ऑफ एक्स करोगे तो कितना आएगा, हम लोग वो आएगा आपका x² माइनस में 2x-1। f इंटू में जी ऑफ एक्स अगर आप करोगे तो वो आएगा आपका 2x³ प्लस x² आएगा, और f डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स अगर आप करोगे तो आएगा आपका x² बटे में 2x+1 ही आएगा, मतलब उसका तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आपको समझ में नहीं, बहुत डायरेक्ट कर दिया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है लेट 17, क्योंकि सिंपल है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। 17 का एफ ऑफ एक्स है आपका √x, ठीक है ना, और जी ऑफ एक्स है आपका x, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आपको लेट टू फंक्शन आपको वही प्लस वो सब निकाल के मल्टीप्लाई ये निकाल के दिखाना, ठीक है ना। सो f प्लस जी ऑफ एक्स हमने तो बहुत आसान है, √x प्लस में x, ठीक है ना, और माइनस में आएगा √x माइनस x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में आएगा x √x और डिवाइड में आएगा क्या बोलते हैं, अगर मैं f बटे में जी ऑफ एक्स निकालता हूँ सो आएगा आपका x, सॉरी √x ऊपर होगा क्योंकि f ऊपर है, और इसको भी आप ऐसे लिख दो, इसको भी आप ऐसे लिखो क्योंकि f इंटू जी था ना, तो √x इंटू एक्स लिख दो, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो x की पावर हाफ, पता नहीं कैसे करेगा, हाँ इसने भी करा है, वो करा है 1, उसका बेस को वो करके बेस से पावर ऐड हो जाता है 3/2, ये कर सकता है, ठीक है ना। मतलब फाइनल फंक्शन f इंटू जी ऑफ एक्स करके ये आ रहा है, जैसे कर देखना f माइनस जी ऑफ एक्स करके ये आ रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका √x बटे में x, हाँ ठीक है, वो काटेगा तो इसे कट के वो ऊपर, अरे यार 1 बटे में √x बचेगा, जिसको वो 1 बटे में x की पावर हाफ और जिसको वो x की पावर माइनस हाफ लिख देता है। समझ में आया ना, वो सिंपल से थोड़ी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो आप समझ ही सकते हो, ईजी सी कैलकुलेशन है, कौन सी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सरसाइज मैंने सारी अभी आपको नहीं करवाई, एक भी एक्सरसाइज नहीं करवाई, ठीक है ना। सिंपल है, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी एक्सरसाइज आपको एक साथ ही निपटा के दिखा दूंगा, ठीक है ना। और मिसलेनियस को भी ट्राई करेंगे कि मैं ट्राई करूँगा अटैम्प्ट कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें नहीं हो सका तो उससे अगली वीडियो में मिसलेनियस को करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मेरे को ये रहता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने टॉपिक पढ़ा आपको बहुत ईजीली
अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो सारे टॉपिक। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? और हो सके तो और लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। ये जो टॉपिक्स है, जो शायद आपको मेरे से पढ़ के शायद लगा हो ईज़ी है, ये उतनी ईज़ी टॉपिक नहीं है। ये दिमाग का दही कर देते हैं। बच्चों के सर के ऊपर से निकलते हैं, बच्चे थोड़े मतलब स्ट्रगल करते हैं टॉपिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, स्पेशली 11th-12th की। तो उन बच्चों की हेल्प करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना वर्थ इट है, कि कोई बंदा है जिसको आपको लगता है कि हाँ यार, वो बंदा भी मतलब मैथ पढ़ रहा है और उसको चाहिए, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो काफ़ी, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।